आज मूवी स्ट्राइब लाई है 2022 की चाइनीज मूवी लव कांट बी सेड, डायरेक्टर चिया काई-वो, IMDb 6.8। एक तरफा प्यार की भी बात कुछ अलग होती है, जहां आपको उसे खोने का डर नहीं होता और ना ही उससे कोई एक्सपेक्टेशन होती है, बस आप और आपका दिल जानता है। आज की कहानी भी ऐसी एक कॉलेज स्टूडेंट की है जिसे 4 साल से एक लड़के से एक तरफा प्यार होता है, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उसने नहीं की थी। पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर मेरी सुनाई कहानियाँ भी आपके दिल तक पहुँचती है तो मूवी स्ट्राइब को ढेर सारा प्यार दे और वीडियो को पक्के से लाइक शेयर कमेंट करें। तो शुरू होती है। कहानी शुरू लियाओ नाम की एक लड़की को दिखाकर हुई, जो अपने बारे में बता रही है। वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और अपने फाइनल ईयर में है। उसका ज्यादातर समय कॉलेज की लाइब्रेरी में ही बीता करता। ना उसके इतने दोस्त है और ना ही वो लोगों के बीच सोशलाइज है। वो इस तरह की ही लड़की होती है। लाइब्रेरी में ही ज्यादा समय बिताने की वजह से वहाँ की मैडम उसे अच्छे से पहचानती है और हॉस्टल रूम में जो 3 रूममेट्स है वही कहा जाए तो उसकी दोस्त है। पर वो तीनों भी अपनी ही धुन में खोई रहती। एक 24 घंटे अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर, एक सोशल मीडिया क्वीन जो अपने फॉलोअर्स बढ़ाती रहती, और तीसरी जो उन सब में से थोड़ी मोटी होती है, जिसका हर वक्त ध्यान खाने पर होता है। लियाओ वेटनरी की पढ़ाई कर रही होती है, यानी कि जानवरों के डॉक्टर की पढ़ाई वो कर तो रही है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऑपरेशन थिएटर में जब उसे छोटा सा सर्जरी करने को कहा गया तो वो कर ही नहीं सकी। उसे चीरफाड़ करने में डर लगता है। उसकी यही जिंदगी है और अपनी ऐसी ही चल रही जिंदगी में वो बहुत खुश भी है, मगर उसका एक राज है जिसे उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताया, और वो ये है कि उसके कॉलेज आने के सबसे पहले दिन ही गुबिन नाम के एक लड़के पर उसका क्रश हो जाता है, जिसे उसने पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को बचाकर बड़े प्यार से घोंसले में रखते हुए देखा था। उसी वक्त ही उसे गुबिन से एक तरफा प्यार हो गया था। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। उस एक तरफा प्यार को भी अब 4 साल हो चुके हैं, लेकिन लियाओ ने उससे एक बार भी बात तक नहीं की। बस दूर से ही वो गुबिन के हर एक चीज, हर एक बात को नोटिस किया करती और अपने मन के हर एक बात जज्बात बस उससे एक चिट्ठी के जरिए लिखा करती। चिट्ठी लिखने की हिम्मत करने पर भी उसे गुबिन तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं हुई। गुबिन के लिए अपने मन की भावना चिट्ठी में लिखकर सबसे छुपाकर अपने पास इकट्ठा करके वो रखा करती। और इधर गुबिन को तो शायद ये मालूम भी नहीं होगा कि लियाओ नाम की कोई लड़की उसके कॉलेज में पढ़ती भी है। फिर भी लियाओ लाइब्रेरी में बैठकर हमेशा गुबिन के कमरे की खिड़की की तरफ देखकर उसे ही निहारती रहती, क्योंकि गुबिन का कमरा लाइब्रेरी कमरे के ठीक उल्टे तरफ ही होता है। गुबिन के गार्डनिंग डिपार्टमेंट में होने के कारण वो वहाँ आसपास बैठकर बीज और पौधों की देखभाल करता रहता। एक न एक दिन तो मैं अपनी फीलिंग्स उसे बता कर रहूंगी, ऐसा लियाओ ने हजारों दफा सोचा है, लेकिन 4 साल हो जाने के बाद आज तक भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब उनका कॉलेज खत्म होकर ग्रेजुएशन डे आने वाला है, जिसमें बस 109 दिन ही बचे हैं। ऐसे ही एक दिन हमेशा की तरह लियाओ लाइब्रेरी की ओर जा रही है और नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी अचानक गुबिन ने आकर उसे पकड़ लिया। और इतना ही नहीं, लियाओ का खाया हुआ आधा सेब भी वो उसके हाथों से खा लेता है, जिससे कि दोनों के बीच एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया। तभी गुबिन बोल पड़ा, सॉरी, बिना बोले ही खा लिया, रुको मैं तुम्हारे लिए दूसरा लाता हूँ, कहकर उसने सामने एक पेड़ पर चढ़कर सेब तोड़कर लियाओ को दिया और साथ ही एक कागज में उसने कुछ लिख कर भी दिया। इसके बाद दोनों के बीच कुछ और बात होने से पहले ही एक टीचर गुबिन पे पेड़ पर फिर से चढ़ने के लिए उसे डांटने लगी। गुबिन वहाँ से फौरन भागा और इधर लियाओ गुबिन से पहली बार मिलने पर बस मुस्कुरा रही है, क्योंकि कहा जाए तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी गुबिन से इस तरह की पहली मुलाकात होगी, और आज गुबिन से बात होने पर वो बहुत ही ज्यादा खुश है। अब उसने गुबिन का दिया वो पर्चा जब लाइब्रेरी में खोलकर देखा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो ताइवानीज भाषा में लिखा होता है। फिर वो पर्चा लेकर लाइब्रेरी मैम के पास गई। मैम पर्चा देखने के साथ ही बोली, ये किसने दिया तुम्हें? क्या तुम्हारा कोई ताइवानीज दोस्त है? इसका मतलब है थैंक यू। मुझे भी कुछ खास ताइवानीज समझ नहीं आती। अच्छा, क्या तुम मुझे भी उससे मिलवा सकती हो? मुझे एक ताइवानीज में लिखे हुए पते के बारे में पूछना है। लाइब्रेरी मैम उसे विनती करने लगी तो लियाओ उन्हें मना नहीं कर पाई और बहुत हिम्मत कर गुबिन के कमरे के दरवाजे तक तो पहुंची, मगर अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर कभी आऊंगी सोचकर वो वापस जाने ही लगी थी कि तभी गुबिन दरवाजा खोलकर बाहर आया और लियाओ को वहां देखकर उसे अंदर बुलाता है। इतने सालों से लियाओ लाइब्रेरी से उसी कमरे की तरफ नजर कर गुबिन को देखा करती थी और उसके अंदर एक कौतूहल सा रहता था कि आखिर उसका कमरा कैसा होगा, और आज वो उसके कमरे के अंदर खड़ी है
जिसकी उसने ना जाने इन 4 सालों में कमरे के अंदर जाने की कितनी ही बार कल्पना की होगी। अब उसने गोविंद को वही ताइवानीज में लिखा पता थमाया और सारी बात बता दी। ताइवान में ये जगह कहाँ है? मैम ने इस पते में ना जाने कितने खत भेज चुकी है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया। अगर तुम्हारा कोई दोस्त वहाँ है तो इस पते पर जाकर पता लगा पाए, इसके लिए मैम ने मदद मांगी है। गोविंद इस बात पर राजी हो गया और उसके हाँ कहते ही लियाओ भी नर्वस होकर उसे शुक्रिया कर हड़बड़ी में वहाँ से भाग गई। उस शाम लियो के पास गोविंद के बारे में लिखने के लिए बहुत सारी बातें थी, क्योंकि उस दिन उसकी गोविंद से पहली मुलाकात और फिर पहली बार बात हुई थी और ये बातें तो वो भुला ही नहीं सकती। इसीलिए रात में ही बैठकर गोविंद को उस दिन की घटी सारी बात और साथ ही जो उसने उस वक्त महसूस किया था वो सारी चीजें अपनी चिट्ठी में लिखती है। ये उसकी वो सारी गोविंद को लिखी हुई चिट्ठी है जो उसने आज तक उसे कभी नहीं दी। पर उसी समय उसकी रूममेट फैंग, जो सोशल मीडिया क्वीन है, शराब के नशे में रोती हुई लियाओ के पास आई। दरअसल उसका एक बार फिर से ब्रेकअप हो गया है। अगले दिन लियाओ उठकर जब टेबल पर रखी गोविंद को लिखी वही चिट्ठी ढूंढती है तो उसे वो अब कहीं नहीं मिल रही। लियाओ को हैरान परेशान देखकर फैंग बोली, चिंता मत करो लियाओ, तुमने जिसको वो चिट्ठी लिखी थी वो मैंने उस तक पहुंचा दी है। ये बात सुनकर तो लियाओ के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और साइकिल को भगाते हुए गोविंद के रूम में जा पहुंची, जहां टेबल पर उसे उसका लिखा वही खत दिखा जिसे अभी तक गोविंद ने नहीं पढ़ा। वो इससे पहले कि वो चिट्ठी अपने पास रख लेती, उसी वक्त गोविंद वो चिट्ठी पढ़ने जाता है। लियाओ उसे रोकते हुए, ये मेरी चिट्ठी है और ये मैंने तुम्हें नहीं किसी और के लिए लिखी है, उससे वो चिट्ठी मांगने लगी। गोविंद, अच्छा तो किसे ये चिट्ठी लिखी है और भला मेरे कमरे में ये कैसे आया? पूछने पर नर्वस लियाओ ने हड़बड़ी में गोविंद के दोस्त हान का नाम ले लिया, जिसका रूम गोविंद के बगल वाला कमरा ही होता है। गलती से ये उसकी जगह तुम्हारे कमरे में आ गई, लियाओ ने कहा। अब यहाँ गोविंद को भी लगा कि लियाओ उसके दोस्त हान को पसंद करती है और वो बोला, तुमने चिट्ठी क्यों लिखी है? अपनी मन की बात सीधा जाकर उसे बता दो ना, चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बेचारी लियाओ बचने के बजाय और बुरी तरह से फंस चुकी है। जिसे उसे अपनी फीलिंग्स बतानी थी अब वही उसे अपने दोस्त से मिलवा देने की बातें कर रहा है। इतना सब होने के बाद भी लियाओ के अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपनी असली फीलिंग्स के बारे में सुनाए, सिवाय वही हमेशा की तरह दूर से ही उसे निहारती रहती। अब ग्रेजुएशन का दिन और भी पास आता जा रहा है। ग्रेजुएशन के बाद सभी को अपने अपने घर लौट जाना होगा। ऐसे ही दिन बीत रहे हैं। अब ग्रेजुएशन के दिन आने को सिर्फ 99 डेज बचे हैं। इस बीच लियाओ के दोस्त फैंग ने इतनी जल्दी एक और नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया, जिसे पाकर वो बेहद खुश भी है। लियाओ मन में सोचती है, मेरा नहीं कम से कम मेरी दोस्त तो नया बॉयफ्रेंड बनाकर खुश है और इसमें मैं भी खुश हूँ। एक दिन लियाओ अपने लैब में कुछ काम कर रही है। उसी वक्त गोविंद अपने दोस्त हान को वहाँ लेकर आया और लियाओ को उसके साथ मूवी पर इनवाइट करता है। वो दोनों को साथ में समय बिताने देना चाहता है, पर लियाओ ने काम का बहाना बना दिया और रात में फांग से इस बारे में डिस्कस करती है। फांग बोली, तुम्हें जाना चाहिए, कम से कम इसी बहाने गोविंद के साथ समय तो बिताने का मौका मिलेगा। समझाने पर आखिर में वो गोविंद और हान के साथ मूवी देखने जाती है। कुछ समय बाद उसने मूवी हॉल में फांग के उसी नए बॉयफ्रेंड को दूसरी किसी लड़की के साथ मेकआउट करते हुए देख लिया। वो भी लियाओ को वहाँ देखते ही उस नई लड़की को लेकर मूवी हॉल से बाहर निकल गया। इसके बाद लियाओ भी उनके पीछे पीछे भागी। भागते भागते वो एक क्लब जा पहुंची। वहाँ कोने कोने में ढूंढते हुए और आखिर में फैंग के बॉयफ्रेंड को उसी लड़की के साथ देखते ही उसने उनके साथ में वीडियो बना डाली। इसके बाद दोनों से धमकाते हुए वीडियो को डिलीट करने को कहते हैं, पर लियाओ उनकी बात नहीं मानती। गुस्से में वो लड़की लियाओ पर हाथ उठाने ही जा रही होती है कि ठीक गोविंद ने वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर वहाँ फैंग के बॉयफ्रेंड और गोविंद के बीच बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। क्लब के मैनेजर ने उन्हें देख लिया। हान उन दोनों को किसी तरह बचाते हुए तीनों वहाँ से भागे और भागते भागते गोविंद के कमरे तक पहुँच गए। इसके बाद गोविंद और लियाओ एक दूसरे के चोट पर दवाई लगाते हैं और दवाई लगाते हुए एक समय में गोविंद लियाओ के एकदम नजदीक आ गया। लियाओ उसे अपने करीब पाकर तो बहुत ही खुश हो गई। थोड़ी देर बाद लियाओ परेशान होकर बोली कि कैसे वो फांग के नए बॉयफ्रेंड की चीट वीडियो उसे दिखाएगी, उसे डर लग रहा है। जिस पर गोविंद बोला, इस सच्चाई के बारे में तो उसे पता चलना ही चाहिए, तुम नहीं कर सकती तो मैं कर देता हूँ। और उसने फांग को वो वीडियो भेज दी। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। गोविंद और लियाओ दोनों के बीच भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन दोनों लाइब्रेरी मैम के घर उसी पते के बारे में कुछ बताने जाते हैं। गोविंद बोला, मैंने पते के बारे में जानकारी तो निकाल ली है मैम, लेकिन वहाँ रहने वाले तो बहुत पहले ही वो जगह छोड़कर जा चुके हैं, इसीलिए आपको वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। पर आप फिक्र मत कीजिए,
मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं और पता चलते ही मैं आपको भी खबर कर दूंगा। यही सब बात करते करते अचानक खाना जलने की बू आने लगी। किचन में जाकर देखा तो वहाँ सारा खाना जल चुका है, जिसके बाद दोनों ने मिलकर फिर से सबके लिए खाना बनाया। उसी दौरान दोनों अपने परिवार के इम्पोर्टेंट बातें भी शेयर करते हैं, जिससे दोनों की बॉन्डिंग और गहरी होने लगी। अब खाना खाते समय लाइब्रेरी मैम आखिर क्यों उस पते के बारे में इतनी खोजबीन कर रही है, इसकी सच्चाई उन्हें बताती है। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे क्लास में चेंग नाम का एक लड़का हुआ करता था, जिसे मैं बहुत पसंद करती थी, लेकिन कभी उसे अपने मन की बात नहीं बता पाई। फिर कॉलेज खत्म हुआ और दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। उसके बाद से हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा। 7-8 साल पहले की बात है। चेंग की तरफ से मुझे एक चिट्ठी मिली, साथ में कुछ तस्वीरें और एक सीडी प्लेयर भी था। लेकिन अफसोस, उस वक्त मुझे उसका लिखा कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि मुझे आधी अधूरी ताइवानी समझ आती थी। वो सारे सामान भी खराब हो गए और बाद में जाकर एड्रेस थोड़ा बहुत समझ पाई, जिससे पता चला कि वो सारी चीजें ताइवान से भेजी गई है। इसके बाद मैंने कितनी चिट्ठी लिखकर भेजे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया। वो सीडी प्लेयर भी खराब हो जाने की वजह से बचता ही नहीं है। दरअसल उसने उस समय का एक मशहूर गीत मुझे डेडिकेट किया था, जिस गीत के जरिए उसने अपने मन की भावना बतानी चाहिए थी, और यही बात उसने चिट्ठी में लिखी, जिसे मैं बहुत मुश्किलों से पढ़कर समझ पाई। मगर वो गाना मैं आज तक भी नहीं सुन पाई हूँ। अपनी कहानी सुनाते सुनाते वो काफी भावुक हो उठी। अब घर लौटते वक्त लियाओ मैम की जगह खुद को रखकर सोचती है, क्योंकि उसने भी अभी तक अपनी फीलिंग्स गोबिन को नहीं बताई है और वो अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं रखना चाहती। और फिर उसने अपनी फीलिंग्स मौका मिलने पर बताने का फैसला कर लिया। अगले दिन दोनों ने मैम की मदद करने की सोची और उस समय का वही मशहूर गीत जो वो आज तक भी नहीं सुन पाई, उसे ढूंढकर मैम को देने का प्लान बनाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों उस समय के मशहूर लव सॉन्ग्स को रिसर्च कर अलग अलग दुकानों में जाकर उस गीत की पूछताछ करने लगे। काफी समय के बाद कोने कोने में खोजते हुए उन्हें एक छोटे से पुराने दुकान में उस गीत का पोस्टर दिखाई दिया और वो गीत भी उन्हें वही मिलती है। इसके बाद वो तुरंत उसे लेकर लाइब्रेरी मैम को सुनाने पहुंचे, जिसे सुनकर भावुक होकर मैम की आंखें छलछला उठी। आज कहीं जाकर वो ये गाना सुन पाई है। अब रात में गोबिन और लियाओ रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे हैं। दोनों अपनी कुछ पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं, जहां लियाओ बोली, पता है गोबिन, मेरी कहानी भी कहीं कहीं लाइब्रेरी मैम की कहानी से मिलती जुलती है। हम दोनों ही अपने प्यार करने वाले इंसान को चिट्ठी लिखा करते हैं, लेकिन मेरे पास उसे वो चिट्ठी देने की हिम्मत ही नहीं है। शायद मेरी कहानी का अंत भी बाद में लाइब्रेरी मैम की तरह ही होगी। गोबिन सोचता है शायद लियाओ मेरे दोस्त हान के बारे में बात कर रही है, क्योंकि लियाओ ने चिट्ठी, हान, इन सब का जिक्र पहले ही गोबिन से कर चुकी थी। इसीलिए अगले दिन उसने लियाओ और हान की एक डेट प्लान की, ताकि वो अपनी फीलिंग्स हान को बता पाए, लेकिन सच तो उसे पता ही नहीं है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ दोनों ने ही किसी और को पसंद करने की बात आमने सामने रखी। अब जाकर कहीं लियाओ का मन हल्का हुआ। हॉस्टल वापस लौटते वक्त उसे रास्ते में गोबिन दिख गया। उसे देखते ही वो बस से उतरकर उसके पीछे पीछे जाने लगी और दोनों ने कुछ देर बैठकर साथ में बात की। गोबिन ग्रेजुएशन हो जाने के बाद वापस ताइवान न लौटकर कुछ दिन यही रहने की बात कहता है, जिसे सुनकर लियाओ भी खुश हो गई। हर दिन के बीतने के साथ साथ अब ग्रेजुएशन का दिन भी नजदीक आ रहा है। इसी वजह से दोनों ही अपने अपने असाइनमेंट और पढ़ाई में ज्यादा व्यस्त भी हो गए, लेकिन उस समय में भी एक दूसरे को मैसेज कर दोनों अपने बारे में क्या चल रहा है ये सारी बातें शेयर करते रहते। इतनी सी बात होने पे भी लियाओ का मन खुश हो जाता। शायद गोबिन के प्यार की वजह से इस बार उसमें पहले से ज्यादा जोश और हिम्मत बढ़ गई। इसीलिए तो उसने बड़ी ही आसानी से बिना डरे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों का सर्जरी कर पाती है। अब वो फाइनली इसमें पास हो गई। यहाँ गोबिन का भी प्रोजेक्ट अब खत्म हो चुका है। सभी दोस्तों ने मिलकर घूमने जाने का प्लान बनाया और इधर फांग लियाओ को कल जैसे भी हो अपने मन की बात गोबिन को बता दो, वरना पछतावा के और कुछ नहीं बचेगा। उसे समझाने पर लियाओ ने भी गोबिन को सब कुछ बताने का फैसला किया। अगले दिन दोनों साथ भी होते हैं और लियाओ को कहने का मौका भी मिलता है, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो जाने की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाती। अब घर वापस लौटते वक्त बात मिलाते हुए फैंग जानबूझकर टैक्सी में जगह नहीं है कहकर तुम दोनों साथ में घर आ जाना बहाना बना देती है। उस दिन गोबिन उसे अपने एक सीक्रेट जगह पर ले आया, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ दोनों ने संग काफी अच्छे पल बिताए। उसी मौके में अब लियाओ गोबिन से मैंने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिखी है, सुनाओ कहकर सुनाने लगी। उसने गोबिन से मिले उस पहले पल से लेकर अब तक की सारी बातें मिलाकर लिखी है।
तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा हुई और उसके लिए मैं कितनी ही बार तुम्हारे क्लास में पढ़ने भी आया करती थी, जिस सब्जेक्ट में मुझे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। लेकिन मैंने वहाँ क्लास में कभी तुम्हें नहीं देखा। अगर कॉलेज में कभी मुझे तुम दिख जाते तो मेरा मन खुश हो उठता। तुमने मेरी बहुत सारी चीजों में मदद की है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद। और अपनी सभी बात सुनाकर आखिर में आई लव यू कहकर अपने प्यार का इजहार करने ही वाली होती है कि शायद गोविंद ये बात समझ चुका था और उसने उसे उसी वक्त रोक लिया और कहने लगा, लिया तुम तो कितना अच्छा लिखती हो, हम तो दोस्त हैं और दोस्त ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, इसके लिए ऐसे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। गोविंद यहाँ शायद समझ चुका था कि लियाओ के मन में उसके लिए किस तरह की फीलिंग्स है, इसलिए वो उसकी तरफ न देखकर सीधा बोला, लियाओ मैंने ग्रेजुएशन के बाद वापस ताइवान जाने का फैसला किया है। ये सुनकर लियाओ का मन बैठ गया। उसने तो अब तक उससे अपने प्यार का इजहार तक भी नहीं किया क्योंकि गोविंद ने उसे बीच में ही रोक दिया। लियाओ ने भी यहाँ महसूस कर लिया था कि शायद गोविंद के मन में उसके लिए कुछ नहीं है, इसीलिए इसके बाद उसने और कुछ नहीं कहा। कुछ दिन और गुजर गए। लियाओ और भी दुखी रहने लगी। उसने गोविंद से बात करना भी बंद कर दिया था। आखिर में ग्रेजुएशन का दिन भी आ गया। जहाँ सभी इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वही लियाओ का मन दुखी है। अब अगले दिन सभी को अपने अपने घर लौट जाना होगा। लियाओ भी इसी चीज की तैयारी में है और अपने रूम को जा रही होती है। तभी उसे कॉलेज के सामने गोविंद का बनाया प्रोजेक्ट देखा, जहाँ उसकी और गोविंद की तस्वीर रखी हुई थी। लियाओ दौड़ते हुए गोविंद के कमरे की तरफ भागी। वहाँ जाकर उसे पता चला कि गोविंद तो घर जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। अब वहाँ से लियो भागते भागते एयरपोर्ट पहुंची और सबके सामने गोविंद का नाम जोर जोर से पुकारने लगी। आखिर में उसने गोविंद से कहा, गोविंद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें ये बात ना बताकर मैं बाद में पछताना नहीं चाहती, इसलिए आखिर तक ये बात मैं तुम्हें बता देना चाहती थी। आशा है कि तुम जिससे प्यार करो वो तुम्हें मिल जाए। पर गोविंद बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। इस बात के अब 1 साल गुजर जाने के बाद दिखाता है, जहाँ पुराने दोस्तों की एक रीयूनियन पार्टी हो रही है। फैंग और गोविंद का दोस्त हान दोनों साथ रिलेशनशिप में होते हैं। आखिर उन्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया। इसके साथ ही उसके बाकी 2 दोस्त भी अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ लियाओ भी एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर के तौर पर अपना काम बखूबी कर रही है। सभी दोस्त बहुत खुश हैं, लेकिन एक और जो लियाओ के बहुत करीब है, जो उसका दूसरा घर हुआ करता था, वो लाइब्रेरी जहाँ उसने सालों साल गुजारे, उन लाइब्रेरी मैम की मृत्यु हो चुकी है। 1 साल गुजर जाने पर भी लियाओ अभी तक गोविंद को भुला नहीं पाई। उसे ही याद करते हुए वो पार्टी के बाद गोविंद के उसी सीक्रेट प्लेस पर जा पहुंची। इधर उधर चीजों पर नजर फेरते हुए उसे वहाँ कोने में एक पुराना लेटर बॉक्स दिखा, जिसके अंदर एक चिट्ठी रखी हुई होती है। चिट्ठी में उसी का ही नाम लिखा हुआ है। जब उसने उसे पढ़ने के लिए खोला तो वो और कोई नहीं, गोविंद ने ही लिखी है। चिट्ठी में उसने अपने मन की सारी फीलिंग्स लिखी है और साथ में उसने लाइब्रेरी मैम के बारे में भी लिखा है। मैं ताइवान आने के साथ ही लाइब्रेरी मैम के प्यार के बारे में जानकारी लेने गया था, लेकिन पता चला उनकी तो मौत पहले ही हो चुकी है। वहाँ मैम के भेजे गए सारे खतों को मैंने मैम को लाकर वापस कर दिया। आज मैं भी अपने बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी वक्त मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। जिस दिन लियाओ ने गोविंद को चिड़िया के बच्चों को बचाने पेड़ पर चढ़ा देखा था, वो वही दिन था जब गोविंद ने भी उसे पहली बार देखा था। उसी दिन से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उस दिन के बाद से वो लियाओ को छुप छुप कर देखा करता। वो भी पूरे सेमेस्टर लियाओ के क्लास में जाकर क्लास अटेंड करता, लेकिन उसने कभी लियाओ को क्लास में नहीं देखा। इसका मतलब इस समय में लियाओ भी अपनी क्लास छोड़कर गोविंद के क्लास में उसे देखने जाया करती थी। और फिर हमारी पहली मुलाकात हुई, जिसकी मैंने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने जानबूझकर अलग भाषा में वो पर्चा दिया था, शायद तुम्हें इम्प्रेस कर सकूं, पर तुमने भी इतनी जल्दी उसका पता लगा लिया। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे हमारा मिलना, बात करना शुरू हो गया। तुम्हें धीरे धीरे समझने लगा और जितना समझते जाता उतना ही तुमसे और प्यार करने लगा। तुम्हें बताने का मैंने फैसला भी कर लिया था, लेकिन अफसोस किस्मत ने मेरे साथ गंदा खेल खेला और मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। ये जानने के बाद तो मैं अपनी फीलिंग्स और तुम्हें नहीं बता पाया। किसी को कुछ न बताकर मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसी दिन अचानक मैं तुमसे मिला और मेरे मन ने कुछ पल और तुम्हारे साथ बिताने को चाहा। मैंने कुछ दिन रुकने का फैसला कर लिया। मुझे माफ कर देना लियाओ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं निभा पाया, पर मैं भी अपनी जिंदगी में किसी बात के लिए पछताना नहीं चाहता था। इसीलिए इस चिट्ठी के जरिए मैंने अपनी सभी फीलिंग्स को बताने की कोशिश की है।
मुझे पता है कि ये चिट्ठी तुम अभी पढ़ रही होगी। आखिर में लिखा है, अपना ख्याल रखना लियाओ। जो भी थोड़े बहुत पल तुमने मेरे साथ बिताए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो सारे पल ही मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के दिन हैं, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। शुक्रिया मुझे इतना प्यार करने के लिए। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पहले दिन से ही करता आ रहा हूँ। लियाओ के इस चिट्ठी पढ़ने तक तो गोबिन ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। खत पढ़ते पढ़ते लियाओ का दिल रो उठा, उसकी आंखें भर आई। इसके बाद उसे वहाँ एक पेंटिंग दिखाई दी जिसे कपड़े से ढक कर रखा है। कपड़ा हटाकर देखा तो वहाँ उसकी पेंटिंग होती है। ये उस समय की पेंटिंग है जब लियाओ लाइब्रेरी में बैठकर गोबिन की तरफ ही देखा करती थी। इसका मतलब वो भी लियाओ को अपने कमरे की खिड़की से देखा करता था। ये देखकर वो बिल्कुल ही हैरान हो गई और गोबिन को याद कर, उसके साथ बिताए उन पलों को याद कर बहुत रोती है। कुछ देर बाद अपने आसपास वो गोबिन को महसूस करती है और उसकी तरफ मुस्कुराती है। इसी के साथ ये कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अब अगली कहानी में आपसे मिलती हूँ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।